और इस वक्त की एक बेहद अहम खबर, पाकिस्तान की तरफ से फर्जी खबरें फैलाने की कोशिश की जा रही है। दफा 370 की मनसूखी के बाद पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा अब उरूज पर आ गया है। पाकिस्तान ने तकरीबन 200 हैंडलर्स को मुकर्रर किया है। ये हैंडलर्स ट्विटर पर फर्जी अकाउंट बनाकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हिंदुस्तानी फौज के बरसरकार और रिटायर ऑफिसर्स के अकाउंट बनाए गए हैं। तो अवाम को खबरदार करने वाली ये इस वक्त खबर है। पाकिस्तान की तरफ से फर्जी खबरें फैलाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। दरअसल दफा 370 की मनसूखी के बाद पाकिस्तान बौखला गया है और अब उसका एक नया प्रोपेगेंडा सामने आया है। पाकिस्तान ने तकरीबन 200 हैंडलर्स को मुकर्रर किया है और ये हैंडलर्स ट्विटर पर फर्जी अकाउंट के जरिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हिंदुस्तानी फौज के बरसरकार और रिटायर्ड ऑफिसर्स के ये ट्विटर अकाउंट बनाए गए हैं। और चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, आपसे इस अहम खबर पर डिटेल्स चाहेंगे। देखिए, ये सामने जानकारी आ रही है कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद पाकिस्तानी आर्मी लगातार कोशिश कर रही है फेक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, जिसमें ये खबर है कि करीब 200 ऐसे हैंडलर्स को हायर किया है पाकिस्तानी आर्मी ने, जो कि भारतीय सेना और वरिष्ठ अधिकारियों के फेक अकाउंट बनाकर ट्विटर पर इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें इस पूरे मामले को लेकर इंडियन आर्मी और इन कोऑर्डिनेशन में बाकी जो एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर शिकायत की है ट्विटर को, इन अकाउंट्स को लेकर, इन खातों को लेकर। और पिछले एक महीने में करीब 50 ऐसे ट्विटर अकाउंट जो हैं वो टर्मिनेट कर दिए गए हैं और करीब ऐसे 1000 अकाउंट्स पर और कार्रवाई होगी। तो ये इससे क्लियर हो जाता है कि किस तरह से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है प्रोपेगेंडा फैलाने की। कल जिस तरह से होम मिनिस्टर अमित शाह का भी बयान आया था और ये कहा गया था उसमें कि पिछले एक महीने में यानी 5 अगस्त से 17 सितंबर तक एक भी गोली नहीं चली, एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। तो कहीं ना कहीं इस बात से पाकिस्तान भी बौखला गया है, इसलिए लगातार फेक प्रोपेगेंडा के जरिए इस तरह की गलत जानकारी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। और खबर ये भी है कि ऐसे कुछ वीडियोस भी तैयार किए जा रहे हैं पीओके में, ताकि ये दर्शाया जा सके कि इंडियन आर्मी जो है वो ह्यूमन राइट वायलेशन कर रही है। इस तरह के फेक वीडियोस भी वहां पर शूट किए जा रहे हैं ताकि इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जाए। और साथ ही साथ पाकिस्तान ऐसे प्रोपेगेंडा के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च रहा है ताकि इस तरह कश्मीर को लेकर दुनिया के नजरों में धूल झोंकी जा सके। हालांकि ये पाकिस्तान भी खुद जानता है कि सिवाय चीन के पूरी दुनिया में उसके इस प्रोपेगेंडा का, उसके इस रवैये का कहीं कोई समर्थन नहीं कर रहा है। और माना जा रहा है कि जल्द ही बाकी जो अकाउंट्स ट्विटर के हैं जिस तरह का फेक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है उन पर भी जल्द कार्रवाई होगी। शैलेंद्र, तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि सोशल मीडिया पर बहुत ही समझबूझ के साथ जो है वो अपने आप को रखना पड़ेगा तमाम लोगों को। देखिए, जाहिर तौर पर कोशिश लगातार ये रहती है कि इस तरह के फेक प्रोपेगेंडा जो वीडियोस हैं या जो ट्वीट्स हैं उनकी सत्यता, उनकी जो उनका जो करेक्ट होना है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह के हमने देखा है कि जो ये अकाउंट्स है, जिस तरह से आर्मी चीफ का एक अकाउंट बना हुआ है, इसमें चीफ बिपिन रावत के नाम से, वो एक फेक अकाउंट है। उसमें सिर्फ 29 फॉलोअर्स हैं और 44 लोग उसको फॉलो करते हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर इस तरह के फेक अकाउंट क्रिएट करके कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सरकार बिल्कुल एक्टिव है और इस मामले के साथ ट्विटर को अप्रोच भी किया गया है, एक्शन भी हो रहा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान जहां पर डिप्लोमेटिकली अलग थलग पड़ चुका है, कोई समर्थन उसका नहीं मिल रहा है कश्मीर के मुद्दे पर, वहीं साथ ही साथ मिलिट्री के अनुसार भी पाकिस्तान के ज्यादा ऑप्शन नहीं है। तो सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा ही उसके पास एकमात्र ऐसा तरीका है जिसके चलते वो कश्मीर पर गलत बयानबाजी कर सके, एक गलत तस्वीर दुनिया के सामने रख सके। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जो गवर्नमेंट है, भारतीय सेना है, वो इन मामलों को लेकर काफी सक्रिय है और लगातार इस मामले को सोशल मीडिया जायंट ट्विटर के साथ उठाया जा रहा है ताकि ऐसे फर्जी अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी शैलेंद्र वांगू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर अहम जानकारी के लिए।
और चलिए आगे बढ़ेंगे। वादी कश्मीर के कई इलाकों में आज 45वें रोज भी दफा 144 नाफिज है। वादी के तमाम हसास मुकामात पर इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। अमन कानून को बरकरार रखने के लिए भी इकदामात उठाए गए हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे श्रीनगर का, जहां मौजूद है हमारे साथी शब्बीर। आज का इस वक्त का आपसे ताज़ा हालात जो हैं वो जानना चाहेंगे, किस तरह से वहां पर अभी नजर आ रहे हैं तमाम हालात? है ना, देखिए जहाँ तक हालात का ताल्लुक़ है तो तकरीबन वही सूरत हाल बनी हुई है कि बेशतर इलाक़ों से जो बंदिशें हटा दी गई हैं। दफ़ा 144 नाफिज है। दुकानें जो बड़े मार्केट हैं वो दिन भर बंद रहते हैं। स्कूलों में बच्चे नहीं जाते, हालांकि हमारे पास ये भी इतलात हैं कि कुछ एक जगह पे बच्चे जो मैट्रिक और जिनका 10वीं और 12वीं के इम्तहानात हैं वो कुछ इलाक़ों में जाते हैं, लेकिन वो यूनिफॉर्म में नहीं जाते क्योंकि उनके इम्तहानात हैं नज़दीक हैं, तो इस वजह से वो एक अरेंजमेंट किया हुआ है। जहाँ तक कारोबारी इदारों का ताल्लुक़ है तो इसके बारे में ये एक अवाम ने ही, इन दुकानदारों ने, एक ताजरों ने ही एक तरीका ढूंढ निकाला है। वो सुबह 7 से 9 बजे तक 2 घंटे के लिए कस्बों और शहरों में अपनी दुकानें खोल देते हैं। पूरी तरह वो भी नहीं खोलते, आधा शटर तकरीबन खोल देते हैं और 2 घंटे के लिए कुछ काम कर देते हैं। इससे उनकी ये तशफ़ी तो नहीं होती, लेकिन इतना होता है कि अगर किसी की ज़रूरी कोई ख़ास ज़रूरियात हों जिनको पूरा करना ज़रूरी हो तो वो हो जाता है। लाल चौक में भी जो आपने तस्वीर देखी, जो अक्सबंदी देखी, वो यही है कि सुबह 7 से 9 बजे तक कस्बों में और लाल चौक में भी पिछले कुछ दिनों से ये एक तरीका चला है कि सुबह सवेरे 2 घंटे तक ये दुकानें खुली रहती हैं, बाद में दिन भर बंद रहती है। अवामी जो ट्रांसपोर्ट है वो अभी भी वैसा का वैसा ही है, यानी बिल्कुल गायब है तकरीबन। जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट की बात करी है, गवर्नमेंट ने कई बार इंतज़ामिया ने कहा था कि जो बैन ज़िलाई यानी एक ज़िले से दूसरे ज़िले को जो गाड़ियां चलती हैं वो चल रही हैं, लेकिन मेरा अपना तजुर्बा रहा हाल ही में, मेरा सफ़र हुआ कुपवाड़ा से श्रीनगर तक, तो बहुत मुश्किल है। हालांकि सुबह के औकात में सुबह 5 बजे श्रीनगर से गाड़ियां कई ज़िलों को निकलती हैं, लेकिन वो सुबह 5 बजे से 7, 8, 9 बजे तक चलती हैं और उसके बाद नहीं चलती। एक तरह का एक ऐसा माहौल है, एक डर का माहौल है, कशीदगी का माहौल है। तो ये जो ताजिर हजरात हैं या ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनसे कई बार राब्ता किया, यहाँ की कई जो इनके ज़िले पड़ते हैं, जाने हर डिप्टी कमिश्नर ने ये कोशिश की कि वो ताजिर अंजुमनों से या जो ये ट्रांसपोर्टर्स है उनको बुला के उनसे बात की और कोशिश की कि ये लोग सड़कों पे आ जाएं और अपना कारोबार जारी रखें, लेकिन उसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। अब वो ऐसा नहीं हुआ कि ये वापस सड़कों पे आ गए ट्रांसपोर्टर्स, या जो बाज़ार है या ताजिर हैं उन्होंने मेन मार्केट्स खोले नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है सुबह और शाम के औकात में कुछ ताजिर अपनी दुकानें खोलते हैं और उससे एक तो ये ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरी होती है जो वहाँ मकामी आबादी है, और कुछ थोड़ा बहुत कारोबार भी होता है, लेकिन ये सरकार की इमाम पर नहीं हुआ। तो आप ऐसा इसका मतलब निकाल सकते हैं कि ये जो ताजिर हैं ये एक तरह से अपना काम कुछ घंटों के लिए करते हैं, और जो सरकार का जो एक तरह से उनको हिदायतनामा था या इनको मनाने की कोशिश की गई थी वो इन्होंने मानी नहीं, तो एक तरह से अपना एहतजाज भी ये जारी रखे हुए है ना। जी शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। तो लगातार अपने तमाम नाज़रीन को हम वहाँ का हालात जो है उससे रूबरू करवा रहे हैं और आज की क्या कुछ तफसीलात रही ये बता रहे थे शब्बीर अहमद मीर, हमारे एसोसिएट एडिटर श्रीनगर से। आगे बढ़ेंगे। अयोध्या मामले में जल्द ही फैसला आने का इम्कान है। हिंदू फरीक की सुनवाई के बाद अब मुस्लिम फरीक की जिरह भी पूरी होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर तक फरीकीन को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत दी है। कहा जा रहा है कि नवंबर से पहले मालिकाना हकूक मामले में फैसला आ सकता है। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इशारा दिया
कि शनिचर को भी समाअत हो सकती है। वहीं समाअत के दौरान रंजन गोगोई ने सालिसी को लेकर खत मिलने का भी तस्करा किया। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत से मसले का हल निकालना हो तो कोर्ट के सामने ये बात भी रखी जा सकती है, क्योंकि समाअत काफी आगे बढ़ चुकी है, इसे अब रोका नहीं जा सकता। वाज़ेह है कि रंजन गोगोई इसी साल 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। सदियों पुराना और सबसे बड़ा जमीनी विवाद, लोगों की आस्थाओं से जुड़ा और एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा, इन तमाम चीजों पर अब फैसला सिर्फ 60 दिन के बाद आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई के दौरान तमाम पक्षकारों से यह कहा कि वो 18 अक्टूबर तक अपनी दलीलें पूरी कर लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अब 17 नवंबर से पहले अपना फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकारों के वकील राजीव धवन से यह सवाल किया था कि आप अपना बहस कितने दिनों में पूरा करेंगे। आज तमाम पक्षकारों ने कोर्ट में यह बताया कि वो अपना दलील कितने दिनों में पूरा करेंगे, और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमलाइन फ्रेम किया और वो टाइमलाइन 18 अक्टूबर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि 18 अक्टूबर से पहले तमाम जो पक्षकार हैं, यानी कि मुस्लिम पक्षकार, हिंदू पक्षकार, वो अपनी दलीलें अयोध्या राम जन्मभूमि से संबंधित तमाम उन दलीलों को पूरी करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इसके बाद कोई भी मध्यस्थता पैनल से तमाम पक्षकार बातचीत करना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजा खुला है। चूंकि इस पूरे मामले की सुनवाई 25 दिन हो चुकी है, लिहाजा अब वो इस मामले पर विचार नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का सीधे ये कहना है कि किसी भी तरह से इस विवाद का हल निकलना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये स्पष्ट कर दिया कि तमाम जो पक्षकार हैं वो अपनी दलीलें पूरी कर लें, ताकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आने वाले दिनों में अपना एक बड़ा फैसला सुना सके। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो ये थे हमारे साथी सुशील, जो कि तमाम तर तफसीलात दे रहे थे। और इस वक्त एक बेहद अहम खबर आ रही है दिल्ली से, जहां ऑड और इवन के दिल्ली हुकूमत के फैसले का मामला सामने आया है। फैसले के खिलाफ दायर अर्जी पर एनजीटी में सुनवाई शुरू। एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच इस अर्जी पर सुनवाई कर रही है। जस्टिस गोयल ने गौरव बंसल से पूछा है कि किस बुनियाद पर यह अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी गुजार ने अर्जी वापस ले ली है। तो ऑड और इवन के दिल्ली हुकूमत के फैसले का मामला, फैसले के खिलाफ दायर अर्जी पर एनजीटी में सुनवाई शुरू। एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच इस अर्जी पर सुनवाई कर रही है। जस्टिस गोयल ने गौरव बंसल से पूछा है कि किस बुनियाद पर दाखिल की गई अर्जी। अर्जी गुजार ने अर्जी वापस ली। पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की कोशिशें मुसलसल जारी हैं। जिसे सरहद पर तैनात हमारे जवान लगातार नाकाम बना रहे हैं। दरअंदाजी की ऐसी ही एक कोशिश का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो 12-13 सितंबर का है, जब पाकिस्तानी फौज की जानिब से दहशतगर्दों को हिंदुस्तानी हुदूद में धकेलने की कोशिश की गई थी, जिसे हिंदुस्तानी फौजियों ने नाकाम कर दिया था। वाज़ेह है कि 10 सितंबर से 13 सितंबर के दरमियान पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की लगातार कोशिशें की गई, जिन्हें मुस्तैद हिंदुस्तानी जवानों ने नाकाम कर दिया था। गुज़िश्ता 10 और 11 सितंबर को हाजीपीर सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से की गई दरअंदाजी की कोशिश को हिंदुस्तानी फौज ने नाकाम किया था। हिंदुस्तानी फौज की कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 फौजी जवान मारे गए थे, जिनकी लाशें वापस ले जाने के लिए पाकिस्तान ने सफ़ेद झंडा लहराया था। आज दिल्ली में मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाली है। मीटिंग के दौरान मगरबी बंगाल से जुड़े मुख्तलिफ मामलों पर बातचीत होगी। इसमें रियासत को मिलने वाली बकाया रकम का मुद्दा भी शामिल रहेगा। ज़राए के मुताबिक मीटिंग के दौरान रियासत का नाम बदलने के अलावा पब्लिक प्लेस के बैंकों के इंतजाम का भी इशू ज़ेर गौर रहेगा। वाज़ेह है कि लोकसभा इंतखाब के बाद दोनों के दरमियान ये पहली रस्मी मुलाकात है। दोनों लीडरान की आखिरी रस्मी मुलाकात 25 मई 2018 में हुई थी। गौरतलब है कि ममता बनर्जी वज़ीर-ए-आज़म की सख्त नाक़द रही हैं, वहीं वज़ीर-ए-आज़म ने भी ममता पर खूब निशाने साधे। ममता बनर्जी ने मुलाकात से पहले स्पेशल बंगाली मिठाई
वज़ीर-ए-आज़म मोदी को भिजवाई। दरअसल जन्मदिन के मौके पर पीएम की रिहाइशगाह पर ये मिठाई भिजवाई गई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी राजधानी दिल्ली आई हुई हैं। दीदी अपने साउथ एवेन्यू के इस मकान में ठहरी हुई हैं। आज दीदी की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली है। तकरीबन 4:30 बजे ये मुलाकात होने वाली है। सूत्रों की माने तो ये मुलाकात का समय पीएमओ से ममता बनर्जी ने खुद मांगा है और काफ़ी दिनों बाद, लंबे समय बाद ममता बनर्जी की ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली है, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ममता बनर्जी राजधानी दिल्ली में नहीं आई हुई हैं और काफ़ी अहम बड़ी मुलाकातों में जो कि केंद्र सरकार द्वारा की जा रही थी, उन सभी बैठकों में ममता बनर्जी नदारत रहीं। फिलहाल राजधानी दिल्ली में आज ममता बनर्जी यहाँ मौजूद हैं और आज शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। असम एनआरसी पर तनाज़ा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली में यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नामी तंजीम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तंजीम ने असम एनआरसी से मुतालिक अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 57% ऐसे लोग एनआरसी से बाहर किए गए हैं जो कि अपना केस दिफा करने के लिए मौजूद नहीं थे। इसके अलावा रिपोर्ट में असम एनआरसी की कई खामियों को मंजर-ए-आम पर लाने की कोशिश की गई। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने इस ज़िम्न में यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की फैक्ट फाइंडिंग टीम में शामिल मेंबरान से बातचीत की है। हुई एनआरसी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। आज भी यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ने, ये देखिए मेरे हाथ में ये वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है जो आज यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ने ये पेश की है। हालांकि इससे पहले भी एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई थी। क्या कुछ इसमें खास है, क्योंकि कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। हमारे साथ वो तमाम मेंबर्स मौजूद हैं जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का हिस्सा रहे हैं, वो वहां पर गए हैं। किस तरह की खामियां एनआरसी में निकल के सामने आई हैं? देखिए, सबसे बड़ी खामी देखिए पेपर प्रूफ करना, पेपर के जरिए, कागज़ के जरिए नागरिकता प्रूफ करने का अगर कहा जाएगा तो आपकी ही मुश्किल आएगी, मुझे ही मुश्किल आएगी। हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि हमारे ड्राइविंग लाइसेंस में नाम की स्पेलिंग कुछ होती है, वोटर आई कार्ड में नाम की स्पेलिंग कुछ और होती है। वो बंगला स्पीकिंग, असमिया स्पीकिंग राज्य है, वहाँ पे बोलना और बोलने से अंग्रेज़ी में लिखना, वो स्पेलिंग अलग अलग होती है। उस वजह से लोगों के नाम कट जा रहे हैं। हमारे साथ संजय कुमार जी भी मौजूद हैं। सर, आपने देखा कि आपकी रिपोर्ट में कहा गया 57% ऐसे लोग हैं जिनको फॉरेन डिक्लेयर किया गया लेकिन उनको बुलाया ही नहीं गया। ये किस तरह की स्थिति वहाँ पे थी? देखिए, क्या होता है कि अगर आप बाहर काम करने चले गए, मेरी मुलाकात एक औरत से हुई, वो तमिलनाडु काम करने चली गई और पुलिस आई। वहाँ पे बॉर्डर पुलिस होते हैं, जो बॉर्डर पुलिस वहाँ पे जो है वो बॉर्डर का देखभाल नहीं करती, वो फॉरेनर्स को पकड़ने का काम करती। कौन फॉरेनर्स है उसको पकड़ने का काम। उन्होंने नाम डाल दिया कि जो आप नहीं है, नोटिस भेज दिया। तो ऐसे 57% ऐसे केसेस हैं जो काफ़ी विचित्र लगता है। और दूसरी बात ये कि जो आप पुलिस जो फाइनल वर्डिक्ट है उसमें पुलिस का रिपोर्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के सारे पेजेस खाली मिलेंगे। तो एक बात बताइएगा, क्योंकि एनआरसी हो गया है, डिटेंशन सेंटर की बात है, फॉरेन ट्रिब्यूनल बढ़ाने की बात है, लोग अपील कर सकते हैं, दोबारा से जा सकते हैं, ज़मीन पर क्या दिख रहा है? कितना सरकार कर रही है कि लोग जाएं वहां पर, अपने आप को इंडियन साबित करें? कोई ऑप्शन ही नहीं है। जिनका नाम एनआरसी में नहीं आया उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, उनको तो फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाना ही है। अब ये है कि जो एक जो ज़मीन पे जो दिखने को ये मिला कि जो हिंदू लोग हैं उसमें वो घबराहट नहीं है। हिंदू, बंगाली स्पीकिंग हिंदूज़ में जिनका नाम नहीं आया है, वो घबराहट हमें लगा कि उनमें वो घबराहट नहीं है जो एक मुस्लिम परिवार को, एक मुस्लिम इंडिविजुअल को है जिसका नाम एनआरसी में नहीं आया है, उसमें उसको ज़्यादा चिंता है कि जो हमारा नाम कैसे आ जाए वापस एनआरसी में। नहीं तो फिर उनके लिए लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है, न सरकार है, न सिविल सोसाइटी है, वो अकेले हैं, न मीडिया है। जबकि हिंदुओं के लिए, हिंदुओं को ये भरोसा है कि जो सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाएगी और वो हमारा पार कर देगी। तो आप देख सकते हैं कि सवाल तो थे पहले भी। ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में एक बात और भी कही गई है कि जो अभी वहां पर फॉरेन ट्रिब्यूनल हैं वो सिर्फ 87 हैं जो वर्किंग हैं, और एक साल में एक फॉरेन ट्रिब्यूनल सिर्फ 64 केसेस को देख सकता है।
अब 19,06,667 केसेस जो आए हैं फॉरेन डिक्लेयर होने के, उनको कैसे हैंडल किया जाएगा, कितने साल लगेंगे, ऐसे कई सवाल हैं जो एनआरसी को होने के बाद भी जो है खड़े हो रहे हैं और ये जो विवाद जो है वो आगे बढ़ना तय है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस वक्त की एक और अहम खबर आ रही है हिंद पाक मुज़ाकरात से जुड़ी हुई। हिंद पाक पर मुज़ाकरात के लिए दबाव बढ़ा है। दरअसल यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट ने दोनों हमसाया ममालिक पर जोर दिया है। कश्मीर मसले पर रास मुज़ाकरात करने के लिए जोर दिया गया। बेहद अहम खबर, यूरोपीय यूनियन में हिंद पाक मुज़ाकरात के लिए दबाव बढ़ा है। यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट ने दोनों हमसाया ममालिक पर जोर दिया है। कश्मीर मसले पर रास मुज़ाकरात के लिए जोर दिया है ताकि तमाम उमूर का पुरअमन तौर पर तस्फिया हो सके। तो बेहद अहम खबर बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई, जहां हिंद पाक पर मुज़ाकरात के लिए दबाव बढ़ा है। इससे पहले हम लगातार देख रहे थे कि अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भी लगातार सालिसी की बात करते रहे थे। हिंद पाक के बीच जो ताल्लुकात हैं उनमें वो लगातार बात करते रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान का मौक़िफ़ बहुत ही मजबूत रहा है कि कुछ मामलों पर वो बहुत ही अडिग है। और अब ये खबर है कि यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट ने दोनों हमसाया ममालिक पर जोर दिया है। म्यांमार में 6 लाख रोहिंग्या नस्लकुशी के खतरे का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशी मिशन ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए इस बात का इंकशाफ किया है। तो आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। मुसलमानों को खतरा, 6 लाख रोहिंग्या मुसलमान नस्लकुशी के खतरे का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशी मिशन ने जारी की रिपोर्ट। मुल्क छोड़कर जाने वाले 10 लाख अफराद की वतन वापसी के आसार नहीं। म्यांमार में नस्लकुशी से मुताल्लिक तहक़ीक़ात करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन ने कहा है कि रखाइन में बाकी रह जाने वाले रोहिंग्या मुसलमान अब भी नस्लकुशी के संगीन खतरे का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशी मिशन ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में इस बात का खदशा जाहिर किया गया है कि म्यांमार की फौज की वजह से मुल्क छोड़कर जाने वाले 10 लाख से ज्यादा अफराद अब मुमकिना तौर पर वतन वापस नहीं आएंगे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि म्यांमार की रियासत रखाइन में रहने वाले 6 लाख रोहिंग्या अब भी खौफ व दहशत के माहौल में सांसें लेने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार अपने नस्लकुशी के इरादों को जारी रखे हुए है, जिसके बायस रखाइन में बाकी बच जाने वाले रोहिंग्या अफराद नस्लकुशी के संगीन खतरे का शिकार हैं। रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी किया गया है कि म्यांमार अपने गलत कामों की तरदीद करते हुए अपने खिलाफ सबूतों को जाया करता रहा है। म्यांमार वो जमीनें जब्त कर रहा है जहां से रोहिंग्या अफराद को बेदखल किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकारों के मुताबिक रोहिंग्या मुसलमान गैर इंसानी माहौल में रह रहे हैं। इनकी 40,000 तामीरात 2017 के क्रैकडाउन के दौरान तबाह कर दी गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन ने सिक्योरिटी काउंसिल से सिफारिश की है कि वो म्यांमार का केस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को भिजवाए और इस पर एक ट्रिब्यूनल तश्कील दिया जाए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकारों के पास ऐसे 100 ओहदेदारों की फहरिस्त है जो नस्लकुशी, इंसानी और जंगी जराइम में मुलव्वस रहे हैं। दूसरी जानिब म्यांमार की फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा की टीम की तहक़ीक़ात को मुस्तरद करते हुए इसे यकतरफा करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक